हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका स्टडी विद उषा मैम चैनल पे। आज हम 9th क्लास का सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे, जो अभी आपका मार्च में, अभी जो फरवरी में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने इसमें आपको सॉल्यूशन भी दे रखा है और आपको मैं बीच बीच में बताऊँगी भी, कुछ टिप्स भी दूँगी कि आपको किस तरीके से आंसर्स आपको लिखने हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो, बिल्कुल ऐसे ही आपका जो पेपर आएगा ना, वो बिल्कुल इसी तरीके का पैटर्न होगा और सेम इसी तरीके का पेपर आएगा जैसे ये पेपर है आपका, ठीक है। इसी तरह का आएगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि यही क्वेश्चन आएंगे, मतलब इसी तरह का जो पैटर्न है, इस तरह के जो क्वेश्चन आएंगे, इसी तरह के आपके क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हिटलर के प्रचार मंत्री का नाम क्या था? तो उसका नाम था गोबल्स, ठीक है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, अभिकथन ए और कारण आर। कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। संकल्पना, समाजवादी निजी संपत्ति का विरोध करते हैं, ठीक है। और कारण है कि संपत्तिधारी व्यक्ति सिर्फ निजी फायदे के विषय में सोचते हैं, ठीक है। तो इसका देखिए, जो इसका जो अभिकथन है ये भी ठीक है और जो इसका जो कारण है ये भी ठीक है, और इसलिए दोनों जो इसकी जो कथन है ये इसकी सही व्याख्या करता है। तो इसमें आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, किसने इंडियाना अमेरिका में नया समन्वय न्यू हार्मनी के नाम से एक नए तरह के समुदाय की रचना का प्रयास किया? तो आंसर इसका रॉबर्ट ओवेन। नेक्स्ट, उचित विकल्प की सहायता से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। 1914 में रूस और उसके पूरे साम्राज्य पर किसका शासन था? तो ये था जान निकोलस द्वितीय का। नेक्स्ट, दी गई जानकारी के आधार पर नदी की पहचान कीजिए एवं सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए, इसमें नदी की इसमें लंबाई दे रखी है 2900 किलोमीटर। वो कहाँ से निकलती है? वो है मानसरोवर झील से, ठीक है। उसकी सहायक नदियाँ हैं जास्कर, नुब्रा और श्योक। तो इस नदी है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी। लूनी नदी बहती है। लूनी नदी कहाँ पे बहती है? तो लूनी नदी बहती है भारतीय मरुस्थल में, ठीक है। देखिए, इसमें स्तंभ क और स्तंभ ख दे रखे हैं, तो आपको बताना है कि कौन सा सही है। अरुणाचल प्रदेश, देखिए जो अरुणाचल प्रदेश है आपका सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है, ठीक है। बी केरल, केरल सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य है और बिहार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है, ठीक है। देखिए, अगर इन तीनों में से किसी को एक भी आंसर बताना है, जैसे हम बात करें केरल की, तो केरल क्या है? सबको पता है कि केरल सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य है। तो इसमें आप देखेंगे कि जो बी ऑप्शन का जो आंसर होगा वो 3 है, ठीक है। अब आप ए बी सी में देखिए कि इसमें बी ऑप्शन, बी का आंसर 3 सिर्फ एक ही ऑप्शन में दे रखा है, वो आपका ऑप्शन डी, ठीक है। अगर इसी तरीके से अगर आपको एक का भी आंसर पता है तो आप आसान से आंसर उसको निकाल सकते हैं। निम्नलिखित जानकारी को पढ़िए और उसके लिए सही शाब्दिक परिभाषिक शब्द का चयन कीजिए। नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन कोई धर्म अधिकारी धर्म नहीं है। सरकार सभी धार्मिक मान्यताओं और आचरणों को समान सम्मान देती है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पंथतत्व निरपेक्ष, ठीक है। इसमें क्या होता है कि सभी नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की पूरी आज़ादी होती है, लेकिन उनका कोई भी राष्ट्रीय धर्म या राज्य धर्म नहीं होता, ठीक है। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटों को आरक्षित किया गया है? देखिए, इसमें जो क्वेश्चन में जो ऑप्शंस दे रखे थे ना, ये सारे ही ऑप्शन गलत थे, ठीक है। तो मैंने इसमें ऑप्शन ई ऐड किया है और इसका सही आंसर आपका ई है 84, ठीक है। यानी कि लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए सीटों की संख्या है वो है आपकी 84। नीचे दो कथन दिए गए हैं, अभिकथन ए और कारण आर। कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन है, ठीक है। गुआंतानामो बे पर अमेरिकी नौसेना का नियंत्रण। देखिए, दोनों ही चीज़ें ठीक हैं, लेकिन ये इसकी सही व्याख्या नहीं कर रहा है, तो इसका ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में है? देखिए, लोकतंत्र में क्या होता है कि लोकतंत्र में लोग खुद को स्वतंत्र और समान मानते हैं, ये भी ठीक है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं दूसरों की तुलना में टकरावों को ज़्यादा अच्छे से सुलझाती हैं, ये भी ठीक है। और लोकतांत्रिक सरकारें लोगों के प्रति ज़्यादा उत्तरदायी होती हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसके जो तीनों आंसर है वो सही हैं, तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा है? ठीक है, तो राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा है आपका गृह मंत्री। दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने में इनमें से कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण था? तो इसका आंसर है सी, गोरे अल्पसंख्यक और अश्वेत बहुसंख्यक। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान सभा का सदस्य नहीं थे? तो वो थे लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि का उदाहरण है? ठीक है, तो प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण है इसमें खनन।
नेक्स्ट है श्रमबल जनसंख्या में वे लोग शामिल किए जाते हैं जिनकी उम्र यानी कि इसका आंसर आपका ए है। 15 से लेकर 59 वर्ष के बीच के जो लोग होते हैं उनको हम श्रमबल जनसंख्या बोलते हैं। नीचे दो कथन दिए गए, अभिकथन ए और कारण आर। कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। भारत में निर्धनता रेखा से ऊपर के लोग स्वीकृत कैलोरी आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति है, ठीक है, जबकि नगरीय क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। ये बिल्कुल जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग अधिक शारीरिक कार्य करते हैं, ये भी ठीक है, ठीक है। यानी कि देखिए इसका व्याख्या ये कर रखी, जो गांव में जो लोग रहते हैं उनके लिए 2400 कैलोरी की अधिक जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, शारीरिक कार्य करते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है ये ए बिल्कुल ठीक है। भारत में निर्धनता रेखा का आकलन किस संस्था द्वारा किया जाता है? तो आंसर है इसका राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य असुरक्षा से प्रभावित वर्ग है? ठीक है, भूमिहीन, पारंपरिक दस्तकार और निराश्रित, ये तीनों ही खाद्य असुरक्षा से प्रभावित वर्ग हैं। तो इसलिए इसका ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है। अन्नपूर्णा योजना का लक्षित समूह कौन सा है? तो अन्नपूर्णा जो योजना उसका लक्षित समूह है दीन वरिष्ठ नागरिक, ठीक है। देखिए 1 से लेके 20 तक जो आपके क्वेश्चन थे ये आपके सारे एक ही नंबर के क्वेश्चन थे, ठीक है। अब आपका देखिए 2 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। इसमें है आप सबसे पहला क्वेश्चन कि प्रेस से सेंसरशिप हटाने के उपरांत फ्रांसीसी समाज में क्या परिवर्तन हुए। देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका 2 नंबर का है, ठीक है। मैंने इसमें आपको 3 पॉइंट लिख के दिए हैं। अगर आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आप 2 पॉइंट भी लिख कर आएंगे तो भी आपको 2 नंबर पूरे मिलेंगे। मैंने इसलिए इसमें 3 पॉइंट दिए हैं ताकि अगर यही क्वेश्चन आपका 3 नंबर में आए तो आप इसको आसानी से कर सकें, ठीक है। तो इसका आंसर है कि लोगों को अपनी राय व्यक्त करने की स्वतंत्रता मिली जिससे विचारों का आदान प्रदान बढ़ा, ठीक है। दूसरा है कि राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करने का अवसर मिला जिससे जागरूकता बढ़ी। तीसरा है कि प्रेस की स्वतंत्रता ने साहित्य और कला के विकास को प्रोत्साहित किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 22 नंबर। देखिए इसमें 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है। अथवा का मतलब होता है कि दोनों में से आपको किसी एक का आंसर करना है और मैंने आपको इसमें दोनों के ही आंसर आपको बताए हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि भारत में ग्रीष्म ऋतु की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहला इसका है कि ग्रीष्म ऋतु में जो धूल भरी गर्म और शुष्क हवाएं चलती हैं जिन्हें लू कहते हैं। दूसरा, ये हवाएं दिन के समय उत्तर एवं उत्तर पश्चिम भारत में गतिशील रहती हैं। तीसरा पॉइंट है कि इस हवा का मानव स्वास्थ्य पर घातक प्रभाव होता है। देखिए ग्रीष्म ऋतु की विशेषताओं के लिए अगर मैं आपको बताऊं कि आपको इसमें रटने की कोई भी जरूरत नहीं है, आप अपनी समझ से भी इसमें अपना आप आंसर आप लिख सकते हैं। सबको पता है कि गर्मी के दिनों में जो हवा होती है वो बहुत तेज चलती है और धूल भरी उसमें धूल भी होती है, ठीक है। तो आप इसको अपनी भाषा में भी आप आराम से लिख सकते हैं। और ये बस थोड़ा की जो डायरेक्शन है उसके बारे में आप एक बार देख लीजिए कि जो हवाएं हैं जो दिन के समय उत्तर में और रात को उत्तर पश्चिम में गतिशील रहती हैं, ठीक है। और आपको पता है जब हवा गर्म होती है तो उसका जो मानव का जो स्वास्थ्य है उस पर घातक प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो इसको आप अपनी समझ से भी इस आंसर को आप लिख सकते हैं। अथवा वाला क्वेश्चन है कि भारत में मानसून के आगमन पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। तो इसका आंसर है कि भारत में मानसून का आगमन आमतौर पर 1 जून के आसपास केरल में दस्तक देता है, ठीक है। यह उत्तर की ओर बढ़ता है और आमतौर पर तेजी के साथ और 15 जुलाई के आसपास ये पूरे देश को कवर कर लेता है, ठीक है। टिप्पणी का मतलब होता है कि किसी चीज को आपको छोटे ही कम से कम उसके शब्दों में उसको लिखना है, ठीक है। इसलिए मैंने उसको इतना ही बड़ा आंसर आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किसी भी देश को संविधान की आवश्यकता क्यों होती है? ये भी आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें मैंने आपको ये, क्योंकि कई बार ना क्या होता है कि इस तरह के क्वेश्चन ना 2 नंबर 3 नंबर और 5 नंबर किसी में भी वो आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो यहाँ तो सिर्फ ये 2 नंबर का था, इसलिए मैंने इसमें आपको 5 पॉइंट दिए कि आप अगर 2 नंबर का आएगा तो आप 2 पॉइंट लिखेंगे, 3 नंबर का आएगा तो आप 3 पॉइंट लिखेंगे और 5 नंबर का आएगा तो आप उसमें 5 पॉइंट लिख के आएंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें सबसे पहला है कि जो लोकतांत्रिक सरकार का जो निर्माण है और उसके कार्य तय करने के लिए, ठीक है। यानी कि देखिए सरकार का गठन करने के लिए और सरकार को क्या काम करना है उसके लिए हमें संविधान की जरूरत होती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि सरकार के विभिन्न अंगों के अधिकार क्षेत्र तय करने के लिए, ठीक है। तीसरा, सरकार को अपनी शक्तियों के दुरुपयोग से रोकने के लिए, ठीक है। चौथा है नागरिकों के अधिकार सुरक्षित करने के लिए और 5वां है अच्छे समाज के गठन के लिए हमें संविधान की जरूरत होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में गरीबी के प्रमुख कारणों की विवेचना कीजिए। देखिए
ये क्वेश्चन भी आपसे 2, 3, 5 किसी भी उसमें आप पूछ सकते हो, इसलिए मैंने इसमें 5 पॉइंट लिखे हैं। देखिए अगर ये क्वेश्चन 5 नंबर में आता है तो जो मैंने ये पॉइंट लिखे हैं ना, इन पॉइंट में आप अपनी समझ से 2-2 लाइन के आंसर और ऐड कर दीजिए तो ये आपका 5 नंबर का पूरा क्वेश्चन तैयार हो जाता है। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहला पॉइंट है सामाजिक और सांस्कृतिक कारण। ठीक है, दूसरा उच्च जनसंख्या वृद्धि दर, तीसरा भूमि और अन्य संसाधनों का असमान वितरण, चौथा है बेरोजगारी और पांचवा है आपका निरक्षरता। ठीक है, तो आप इनके अंदर अगर ये क्वेश्चन 5 नंबर में आपसे पूछेगा तो आप अपनी समझ से इनके अंदर 2-2, 3-3 लाइनें और लिख देंगे तो आपका एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपके ये 25 से आपके क्वेश्चन 3 नंबर के स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये आपका 3 नंबर क्वेश्चन है कि निर्धनता असुरक्षित समूह कैसे प्रभावित करती है, वर्णन कीजिए। देखिए जो लोग गरीब है वो अपने आप को कैसे, ठीक है, यानी कि जो गरीबी है वो जो असुरक्षित समूह है उनको किस तरीके से प्रभावित करती है, इसके आपको बताना है। तो सबसे पहले कि जो बेचारे खुद गरीब हैं तो उनके पास क्या है कि रोजगार के अवसरों का उनके पास अभाव होता है। ठीक है, शिक्षा का अभाव है। ठीक, तीसरा राष्ट्रीय संसाधनों तक पहुंच के अभाव की, जो राष्ट्र के जो संसाधन है उन तक उनकी कोई भी पहुंच नहीं होती है। चौथा खाद्य साधनों का अभाव होता है और पांचवा सामाजिक सुरक्षा का अभाव। ठीक है, यानी कि वे अपने आप को समाज से भी असुरक्षित महसूस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय पर्वत को भारत के लिए वरदान क्यों माना जाता है। देखो ये 3 नंबर का, इसमें मैंने आपको 4 पॉइंट लिखे हुए। ठीक है, तो इसका सबसे पहला कारण कि जो ये हिमालय पर्वत है भारत को अविजित सीमा प्रदान करता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है जो हिमालय पर्वत है उसकी जो ऊंचाई है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, दूसरा है कि मानसूनी हवाओं को रोककर भारत में वर्षा का कारण बनता है। ठीक, तीसरा प्राकृतिक संसाधनों का अक्षय भंडार है। चौथा सुंदर घाटियों और स्वास्थ्यवर्धक आश्रय स्थल है वहाँ पे। ठीक है, इसलिए जो हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत को भारत के लिए वरदान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकतांत्रिक सरकारों के कुछ सामान्य लक्षण बताइए। ठीक है, यानी कि जो लोकतांत्रिक सरकार होती है उनके क्या लक्षण होते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यानी कि लक्षण का मतलब कि आप उसकी विशेषताएं बता रहे हैं कि जो लोकतांत्रिक सरकार है उसकी क्या विशेषता होती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो यही है कि जो लोकतांत्रिक सरकार होती है इसमें जो शासकों का जो चुनाव होता है वो कौन करता है, वो जनता करती है। ठीक है, यानी कि तो इसमें जनता शासकों का चुनाव करती है। ठीक, दूसरा जो चुनाव होता है, लोकतंत्र में चुनाव सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार के आधार पर किया जाता है। ठीक है, तीसरा लोकतंत्र में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव होते हैं। आप सबको पता है कि लोकतंत्र में जो चुनाव होते हैं वो निष्पक्ष होंगे और स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, और चौथा है कि शासन में सबकी भागीदारी का समान अवसर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि यदि आप विद्यालय के नियम निर्माण समिति के सदस्य होते तो विद्यालय के लिए कौन कौन से नियम सुनिश्चित करते, किन्हीं 3 को लिखिए। तो देखिए इसमें सबसे पहला है कि प्रत्येक विद्यालय में प्रत्येक चीज़ की सुविधा होनी चाहिए। देखिए अगर मुझे ही बनना है तो सबसे पहले एक कि विद्यालय में जो जरूरत की चीज़ें हैं, ठीक है, उन सभी चीज़ों की सुविधा विद्यालय के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, और सभी स्तर पर जो छात्र हैं, छात्रों की जो प्रतिभा है उसको बढ़ावा देना। ठीक है, और तीसरा पुस्तकालय और जो प्रयोगशाला है वो सभी छात्रों का आना अनिवार्य होना चाहिए। ठीक है, और चाहे तो आप अपनी समझ से भी इसके अंदर जो आपको अच्छा लगे, इसके अलावा अगर कोई आपको और समझ में आता है कि विद्यालय के अंदर ये चीज़ होनी चाहिए तो वो भी आप इसके अंदर लिख सकते हैं। नेक्स्ट है कि फरवरी क्रांति के कारण घटना और प्रभावों का वर्णन कीजिए। ठीक है, अथवा अक्टूबर क्रांति के कारण घटनाओं और प्रभावों का वर्णन कीजिए। ठीक है, ये आपको मैं बता रही हूँ कि अथवा का मतलब होता है कि आपको एक का ही आंसर देना है। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन देंगे उसमें से एक का ही आपको आंसर देना है, लिखना है। देखिए जो फरवरी क्रांति थी इसमें क्या था, जो फरवरी क्रांति का जो देखिए जो कारण ये था कि इसमें राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता थी। ठीक है, तकनीकी पिछड़ापन और बुनियादी सामाजिक विवरण के कारण जो फरवरी क्रांति थी ये उत्पन्न हुई थी। ठीक है, और ये घटना क्या थी कि 22 फरवरी को दाहिने किनारे की एक फैक्ट्री में तालाबंदी। ठीक है, अगले 50 दिन फैक्ट्रियों के श्रमिकों की हड़ताल और 24 और 25 फरवरी सरकार द्वारा ड्यूमा का स्थगन। ड्यूमा जो वहाँ की जो संसद थी, जो पार्लियामेंट थी, उसको क्या बोला जाता था, उसको ड्यूमा बोला जाता था, उसको वहाँ पे खत्म कर दिया था। ठीक है, और इसका प्रभाव क्या हुआ था, इसका प्रभाव ये हुआ था कि जो फरवरी क्रांति ने जो जारशाही जो शासन था, ठीक है, जो जारशाही शासन का अंत कर दिया था और वहीं से रूसी इतिहास में एक नई युग की शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। फिर आपका अक्टूबर क्रांति, तो देखिए जो अक्टूबर क्रांति है, ये अक्टूबर क्रांति जो वहाँ पे जो अंतरिम सरकार थी, ठीक है, अंतरिम सरकार
और जो बोल्शेविक में मतभेद के कारण हुई थी। ठीक है, यानी कि अक्टूबर क्रांति का कारण ये था कि वहाँ पे जो अंतरिम सरकार थी, अंतरिम सरकार और बोल्शेविकों में मतभेद के कारण, ठीक है, अक्टूबर क्रांति हुई थी, और जिसमें क्रांतिकारी व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में साम्यवादी बोल्शेविकों के सत्ता में आने को वो चिन्हित किया था। ठीक है, और उसी क्रांति के फलस्वरूप जो रूसी रोमानोव वंश की जो 300 साल की जो राजशाही थी, ठीक है, उसका वहां पे अंत हो गया था। ठीक है, देखिए अभी आपके क्वेश्चन आपके हैं ये 5-5 नंबर के। ठीक है, तो जो 5 नंबर के क्वेश्चन है उसमें कम से कम आपको 5 पॉइंट तो आपको लिखने ही लिखने हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारतीय न्यायपालिका स्वतंत्र एवं निष्पक्ष संस्थान है, इसकी आपको पुष्टि करनी है। देखिए इसमें है कि भारतीय न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष संस्थान है। इसका देखिए सबसे पहला है कि जो न्यायपालिका है, जो हमारी न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका के नियंत्रण में नहीं है। ठीक है, यानी कि जो हमारी न्यायपालिका अलग है, विधायिका अलग है और कार्यपालिका अलग है। ठीक है, सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, परंतु नियुक्ति के बाद उसे उसके पद से हटाना लगभग असंभव है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को देश के संविधान की व्याख्या का अधिकार है। ठीक है, चौथा, भारतीय न्यायपालिका के अधिकार और स्वतंत्रता उसे मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में काम करने की क्षमता प्रदान करते हैं। पांचवा पॉइंट है कि न्यायपालिका व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करती है और यह सुनिश्चित करती है कि लोकतंत्र की जगह किसी एक व्यक्ति या समूह की तानाशाही न ले ले। ठीक है, तो यानी कि जो हमारी न्यायपालिका है वो बिल्कुल ही स्वतंत्र है, वो किसी का पक्ष नहीं लेती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन ये कि राजनीतिक और स्थायी कार्यपालिका से आप क्या समझते हैं, और स्थायी कार्यपालिका की अपेक्षा राजनीतिक कार्यपालिका के पास अधिक शक्तियां क्यों हैं। तो देखिए सबसे पहला तो यही है कि राजनीतिक कार्यपालिका क्या होती है, जनता द्वारा खास अवधि तक के लिए इसमें निर्वाचित होते हैं। ठीक है, और इसमें राजनेता जो है इस श्रेणी में, यानी जो हमारे नेता हैं वो इस श्रेणी के अंदर आते हैं राजनीतिक कार्यपालिका के अंदर। ठीक है, और जो स्थायी कार्यपालिका है, स्थायी कार्यपालिका में जो नियुक्ति होती है वो लंबे समय के लिए होती है। ठीक है, और इसमें लोक सेवा में काम करने वाले जो सिविल सर्वेंट होते हैं, ठीक है, वो होते हैं इसके अंदर, और ये राजनीतिक कार्यपालिका के तहत काम करते हैं। ठीक है, यानी कि जो स्थायी कार्यपालिका है ये राजनीतिक कार्यपालिका के अंतर्गत कार्य करती है। ठीक है, तो देखिए जो राजनीतिक कार्यपालिका के पास अपनी लोकतांत्रिक वैधता, नीति निर्धारण, प्राधिकार और जनता के प्रति जवाबदेही, संसाधनों पर नियंत्रण और कानूनों को प्रभावित करने की क्षमता के कारण जो स्थायी कार्यपालिका की तुलना में अधिक शक्ति होती है, तो इसलिए जो हमारी स्थायी कार्यपालिका है वो ज़्यादा शक्तिशाली है। ठीक है, नेक्स्ट है कि यदि आप नाज़ी जर्मनी में महिला होते तो आपको कौन सी भूमिका निभानी पड़ती। देखिए अगर आप इससे क्वेश्चन देखें तो पहले तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि इसमें पूछा क्या है। इसमें यही है कि आपको जो हिटलर वाला जो चैप्टर है, ठीक है, नाजीवाद और हिटलर का होता है, तो उसमें हिटलर के समय महिलाओं की क्या स्थिति थी उसके बारे में आपको इसमें वर्णन करना है। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन ये कि यदि आप नाज़ी संघर्ष के दौरान एक यहूदी विद्यार्थी होते तो आप अपने विद्यालय में किस प्रकार के भेदभाव को देखते। और इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना है कि नाज़ी समाज में जो आपके युवक थे, ठीक है, उनकी उस टाइम में जो युवा थे उनकी क्या कंडीशन, उनकी क्या दशा थी उसके बारे में आपको वर्णन करना है। तो देखिए सबसे पहले तो इसमें यही है कि इसमें सबसे पहला कि लड़कियों को अच्छी माँ और शुद्ध रक्त वाले बच्चों को जन्म देना उनका प्रथम कर्तव्य बताया जाता था। ठीक है, दूसरा नस्ल की शुद्धता बनाए रखना, यहूदियों से दूर रहना और बच्चों का नाज़ी मूल्य मान्यताओं की शिक्षा देने का दायित्व उन्हें सौंपा गया। ठीक है, 1933 में हिटलर ने कहा मेरे राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नागरिक माँ है। फोर्थ पॉइंट, नस्ली तौर पर वांछित बच्चों को जन्म देने वाली माताओं को अस्पतालों में विशेष सुविधाएं, दुकानों में ज़्यादा छूट, ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाली माताओं को कांसे, चांदी और सोने के तमगे दिए जाते थे। ठीक है, फिफ्थ, लेकिन अवांछित बच्चों को जन्म देने वाली माताओं को दंडित किया जाता था। ठीक है, तो यानी कि देखिए सारे की जो वहाँ पे जो महिलाओं की जो दशा थी वो इस तरह की थी। ठीक है, इसके बाद है ये विद्यार्थी वाला क्वेश्चन कि यदि आप नाज़ी एक यहूदी विद्यार्थी होते तो आप विद्यालय में किस प्रकार के भेदभाव देखते। तो देखिए इसमें सबसे पहला तो यही है कि जर्मन और यहूदियों के बच्चे थे वो एक साथ नहीं बैठ सकते थे। ठीक है, जिप्सियों, शारीरिक रूप से अक्षम तथा यहूदियों को स्कूल से निकाल दिया जाता था। तीसरा, स्कूली पाठ्य पुस्तक को फिर से लिखा गया जहाँ नस्लीय भेदभाव को बढ़ावा दिया गया। चौथा पॉइंट, 10 साल की उम्र में बच्चों को युगफोग में दाखिला करा दिया जाता था जो एक युवा संगठन था। ठीक है, पांचवा पॉइंट,
14 साल की उम्र में सभी लड़कों को हिटलर युद्ध की सदस्यता अनिवार्य कर दी गई। तो इस तरह पे वहाँ पे जो युवा थे उनकी ये वहाँ पे कंडीशन थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत के संदर्भ में बेरोजगारी को परिभाषित कीजिए एवं भारत में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की बेरोजगारी के एक उदाहरण दीजिए। अथवा में कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों का वर्णन करते हुए प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो इन दोनों में से भी आपको एक क्वेश्चन करना है। मैंने आपको इसमें दोनों के आंसर लिखवाए हुए। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इसमें बेरोजगारी। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि बेरोजगारी क्या होती है। ठीक है, यानी कि बेरोजगारी वह दशा या वह स्थिति है जब प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने के लिए इच्छुक लोगों को रोजगार प्राप्त नहीं हो पाता, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बेरोजगारी उसे हम बोलते हैं। ठीक है, बेरोजगारी के प्रकार देखिए, जो बेरोजगारी है सबसे पहले इसमें आपकी मौसमी बेरोजगारी। इसमें क्या होता है कि इस प्रकार की बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, कृषि में लगे लोगों को कृषि की जुताई, बुआई, कटाई आदि कार्यों के समय तो रोजगार मिलता है, लेकिन जैसे ही कृषि कार्य खत्म हो जाता है तो कृषि में लगे लोग क्या होते हैं? बेरोजगार वो हो जाते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं मौसमी बेरोजगारी, यानी इनको मौसम के अकॉर्डिंग काम मिलता है और फिर बाद में वो बेरोजगार हो जाते हैं। ठीक है, दूसरी आपकी प्रच्छन्न बेरोजगारी। देखिए, प्रच्छन्न बेरोजगारी का दूसरा नाम है छुपी हुई बेरोजगारी या लुप्त बेरोजगारी। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें प्रच्छन्न बेरोजगारी उस बेरोजगारी को कहते हैं जिसमें कुछ लोगों की उत्पादकता शून्य होती है, अर्थात यदि इन लोगों को उस काम में से हटा भी लिया जाए तो भी उत्पादन में कोई अंतर नहीं आएगा। यानी कि देखिए, किसी काम को ज़्यादा लोग कर रहे हैं, ठीक है, तब भी उत्पादन उतना ही हो रहा है, और उसमें से कुछ लोगों को हम हटा दें, कम लोग काम करेंगे तब भी उत्पादन उतना ही होगा। तो यानी कि ज़्यादा लोग के काम करने से उनके उत्पादन में कोई भी वृद्धि नहीं हो रही है। तो इसको हम बोलते हैं छुपी हुई बेरोजगारी या गुप्त बेरोजगारी। ठीक है, तीसरी आपकी शहरी बेरोजगारी। इसमें क्या है कि शिक्षित बेरोजगारी डिग्री धारक युवक रोजगार पाने में असमर्थ है, यानी कि जो लोग पढ़े लिखे हैं उनके पास डिग्री तो है लेकिन उनको रोजगार नहीं मिल रहा, उनको जॉब नहीं मिल रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? शहरी बेरोजगारी। ठीक है, नेक्स्ट आपका अथवा वाला क्वेश्चन, यानी कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। देखिए, किसी भी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र होते हैं वो 3 होते हैं। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। ठीक, तो देखिए सबसे पहला इसमें आपका प्राथमिक क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र में वे उद्योग शामिल हैं जो कच्चे माल के निष्कर्षण और उत्पादन में शामिल हैं, जैसे खेती, मछली पकड़ना, वानिकी और खनन। ये आपके प्राथमिक क्षेत्र के उदाहरण हैं। ठीक है, दूसरा आपका द्वितीयक क्षेत्र। इसमें सभी औद्योगिक गतिविधियों को शामिल किया जाता है जिसमें कच्चे माल का विनिर्माण और प्रसंस्करण करके तैयार माल बनाना शामिल है, जैसे कपड़ा उद्योग, इस्पात उद्योग। ठीक है, तृतीय क्षेत्र यह अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र है जो वस्तुओं का उत्पादन करने के बजाय उपभोक्ताओं और व्यवसायों को सेवाएं प्रदान करता है, इसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक है, यानी कि देखिए जो तीसरा क्षेत्र है सेवा क्षेत्र, इसमें किसी नई चीज का कोई उत्पादन नहीं होता, बल्कि ये आपका जो प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र है उनको ये सेवाएं प्रदान करते हैं। जैसे इसमें आपका वित्त हो गया, ठीक है, यानी फाइनेंस हो गया, शिक्षा हो गई और आपका स्वास्थ्य सेवाएं। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में मानसून एकता का परिचायक है, कथन का मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, और अथवा में है कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों का पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए। देखिए, आज भी भारत की आधे से अधिक आबादी अपनी जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। इसके अलावा कृषि के कारण ही हर भारतीय को प्रचुर मात्रा में भोजन मिल पाता है। इसीलिए भारत के त्योहार, यहाँ की संस्कृति, कृषि चक्र और यहाँ के जीव और वनस्पति पर मानसून का गहरा असर है। ठीक है, इसीलिए मानसून को भारत की एकता का परिचायक माना जाता है। ठीक है, अथवा वाला क्वेश्चन है कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले आपके 5 कारक हैं। ठीक है, सबसे पहला आपका अक्षांश, यानी कि जितना विषुवत रेखा से ऊपर जाए उतनी ठंडी जलवायु होगी। ठीक है, दूसरा आपका देशांतर, जितना हम ऊंचाई की ओर जाएंगे उतनी ही ठंडी जलवायु होगी। ठीक है, तीसरा समुद्र से दूरी, जितना दूर कोई भी स्थान समुद्र से दूर होगा उतनी ही विषम जलवायु वहाँ की होगी। चौथा है महासागरीय धाराएं, किसी तटीय क्षेत्र की जलवायु दशाएं वहाँ से गुजरने वाली गर्म और ठंडी धाराओं से प्रभावित होती हैं। पांचवा है आपका वायुदाब और पवन तंत्र, ये किसी स्थान के अक्षांश और ऊंचाई पर निर्भर है और इसी प्रकार किसी स्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं। देखिए, इसके बाद ये आपके अनसिस पैसेज हैं। ठीक है, आपके ये अनसिस पैसेज हैं। ठीक, 4 नंबर के 3 अनसिस पैसेज हैं। तो अनसिस पैसेज तो आप जिसको अच्छे से पढ़ना आता है, पढ़ के आप इनके आंसर इसी के अंदर दिए होते हैं, आप इनको कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके ये 3 है, आप इनको पढ़ के आप कर सकते हैं। अगर आप
चाहे कि मैडम हमें ये भी करा दीजिए, अनुच्छेद भी हमें करा दीजिए, या केस आधारित ये क्वेश्चन ये भी हमें करा दीजिए, तो आप मुझे कमेंट्स करके बता दीजिएगा। तो ये इस तरह के क्वेश्चन भी मैं आपको करा दूंगी, केस आधारित प्रश्न। ठीक है, इसके बाद देखिए आपका मैप है। मैप, इसमें भारत का मैप तो नहीं लगा रखा है आपका, ये इसमें वर्ल्ड पॉलिटिकल का मैप है। ठीक है, तो इसमें देखिए जो बाकी तो ये आपके सारे ही उड़ीसा, मालवा का पठार, सांबर झील, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, ये सारे तो आपके भारत के मानचित्र में आएंगे। ठीक है, लेकिन जो आपके ये जो दे रखे हैं दो, ये कि एक मित्र शक्ति, एक ध्रुवीय शक्ति, ये आपको बतानी है। ठीक है, तो इसमें आपको देखो पॉइंट भी दे रखे, तो यहाँ पे ए में आपका मित्र शक्ति में आपका फ्रांस आएगा, फ्रांस। ठीक है, और यहाँ बी यानी कि इसमें आपके केंद्र शक्तियों में आपका ऑस्ट्रिया आएगा। ठीक है, यहाँ पे ए पे आपका फ्रांस और बी पे आपका ऑस्ट्रिया है। ठीक है, तो देखिए ये आपका सैम्पल पेपर था। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि यही क्वेश्चन आएंगे, बल्कि मैं ये कह रही हूँ इसी तरह का जो आपका जो पेपर होगा वो इसी तरह का पेपर आपके पास में आएगा। ठीक है, इसी पैटर्न से आएगा और इसी तरह के क्वेश्चन उसमें आएंगे और आपको इसी तरीके से उनके आंसर लिखने हैं। ठीक है, तो जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे आपको जब वीडियो अपलोड हो तो नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाए। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।